रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो उसके असासजात मुंजमद करने की एक दरख्वास्त पेंडिंग थी नैब अदालत में। जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की अदालत में आज उसके ऊपर समाअत हुई है। एक नई इंक्वायरी शुरू की है नैब ने, और उस इंक्वायरी को आगे चलाते हुए नैब ने एक सवालनामा भेजा था आसिफ जरदारी को। ये बेसिकली जाली बैंक अकाउंट्स केस है और उसके अंदर मुख्तलिफ फर्दर इंक्वायरीज़ शुरू की हुई थी। और उसमें एक इंक्वायरी ये थी कि जो क्लिफ्टन का घर है आसिफ जरदारी का, वो करप्शन के पैसों से बनाया गया है। और उसके ऊपर जो अथॉरिटीज़ थी नैब की, उन्होंने क्लिफ्टन का घर मुंजमद करने की इस्तदा की थी अदालत से। जब अदालत में वो मैटर आया और उसके ऊपर ऑब्जेक्शन पिटीशन फ़ाइल की गई थी आसिफ जरदारी की तरफ से, उस पिटीशन का जवाब आज जमा करवाया है नैब ने। और उसके अंदर बड़े अहम इंकशाफात किए हैं जो कि हम पहले सुनते आए हैं कि मुख्तलिफ लोग थे आसिफ जरदारी जिनको इस्तेमाल करता था। कभी उनके पीएन के नाम पर कोई जाली अकाउंट्स निकलते थे, कभी कोई रेडी वाला, कभी किसी दर्जी के नाम पर। लेकिन आज जो इंकशाफ हुआ है वो ये इंकशाफ हुआ है, ये बेसिकली 8 अरब रुपए करप्शन का केस है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में ये 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन है। ये एक नई इंक्वायरी है। आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ एक नई इंक्वायरी चल रही है और वो क्लिफ्टन के घर के हवाले से है कि वो जो घर बनाया गया है वो करप्शन के पैसों से बनाया गया है। और उसके ऊपर जो आज इंकशाफात किए हैं नैब ने ये अदालत में बताया है कि जो जाली बैंक अकाउंट्स केस है उसमें जब हमने फर्दर मुख्तलिफ जहतों पर इंक्वायरी की तो हमारे नॉलेज में आया और हमारे पास एविडेंस आई कि आसिफ जरदारी का एक स्टेनोग्राफ़र है मुश्ताक के अकाउंट्स से पैसे ट्रांसफ़र होते रहे और मुश्ताक के अकाउंट्स के पैसों से 15 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल क्लिफ्टन में ये घर बनाया गया। और उसकी जो मनी ट्रेल है वो मुश्ताक की तरफ से वो पैसे जाते रहे, वो घर आसिफ जरदारी के नाम पर है। अब वो मुश्ताक कौन है, उसका जो लीगल स्टेटस है, जो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनके मुताबिक वो सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टेनोग्राफ़र है। एक स्टेनोग्राफ़र कैसे किसी मालिक को घर बनवा कर दे सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल था जिसके ऊपर नैब ये कहता है कि हमने इंक्वायरी शुरू की और इंक्वायरी करने के बाद हमारे इल्म में आया कि ये बेसिकली वो ब्लैक मनी थी और मुश्ताक स्टेनो के नाम पर इन्होंने एक अकाउंट बनवाया था, जाली अकाउंट था, और वहाँ से ये ट्रांजैक्शंस करते थे। बेसिकली मुश्ताक स्टेनोग्राफ़र का उस अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर नैब साथ ये भी बताता है कि वो जो मुश्ताक स्टेनोग्राफ़र है उसने 104 बैरून मुल्क के दौरे किए हैं आसिफ जरदारी के साथ। अब वो स्टेनोग्राफ़र था या कुछ और था, जो भी था, ये इतने जालिम लोग थे, ये इतने घटिया किस्म के लोग थे कि ये बैरून मुल्क जाते थे तो इनको स्टेनोग्राफ़र और इनका पूरा जो ये एक 200 लोगों की एक टीम लेकर जाते थे और नलायक लोग करते कुछ भी नहीं थे। वहाँ पर जाकर ना ये किसी बड़े लीडर से बात करने जोगे थे, कुछ भी नहीं करते थे। वहाँ पर्चियाँ देखकर आसिफ जरदारी तो गुफ्तगू करने से वैसे ही अवॉइड करता था। उसको पता था कि वो जब बोलेगा, एक डकैत आदमी जिसने सारी ज़िंदगी सिर्फ क्राइम किया हो वो मुल्क का सदर बन गया है और मुल्क की पाकिस्तान की स्टेट का वो सरबराह बन गया है और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने बैरून मुल्क जाता था। तो उसको क्या इल्म कि स्टेट क्या होती है, फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फ़ॉरेन डिप्लोमेसी क्या होती है। वो सिर्फ कत्ल करना जानता था, वो सिर्फ डकैतियाँ करना जानता था, वो सिर्फ चोरियाँ करना जानता था, वो सिर्फ और सिर्फ अगवा करना जानता था। इसके अलावा तुमको आता कुछ नहीं था। अब मुश्ताक जिसको ये स्टेनोग्राफ़र शो करते हैं वो स्टेनोग्राफ़र था या इनका कोई फ्रंट मैन था, जो भी था, मुश्ताक स्टेनोग्राफ़र जो कि 104 दौरों पर आसिफ जरदारी के साथ था, उसके अकाउंट से 15 करोड़ रुपए की हैवी ट्रांजैक्शन हुई है और उससे ये घर बनाया गया है जो कि आसिफ जरदारी के नाम पर है। बताया गया नैब की तरफ से कि हमने 19 सवाल भेजे आसिफ जरदारी को। हमने कहा कि ये घर आपने कब बनाया था, ये किन पैसों से बनाया था, ये पैसे आपने कहाँ से कमाए थे, और जो आपके ख़िलाफ़ ये जो केसेस हैं जाली बैंक अकाउंट्स केसेस, क्या ये उनसे रिलेटेड है, क्या ये भी कोई जाली अकाउंट था, मुश्ताक स्टेनोग्राफ़र कौन था, उसके अकाउंट से पैसे क्यों ट्रांसफ़र हुए, क्या वो आपका अकाउंट था और आपने उसके नाम पर कोई अकाउंट बनवाया हुआ था, उसके नाम से जो पैसे ट्रांसफ़र होते रहे हैं क्या वो आपने वापस करके दिए थे, या ये कोई बेनामी प्रॉपर्टी है, ओरिजिनल ओनर वो है मुश्ताक है, आपके नाम ट्रांसफ़र की गई है।
नैब ये कहता है कि हमने 19 सवाल भेजे, उनमें से किसी सवाल का जवाब आसिफ जरदारी की तरफ से नहीं भिजवाया गया और आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है, एक पार्क लेन रेफरेंस है, एक जो तोशाखाना रेफरेंस है। ये 3 बेसिक मेजर केसेस हैं और अब चौथे केस का इजाफा होने लगा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का है और करप्शन का है। और करप्शन के इस केस में क्लिफ्टन के घर को मुंजमद किया गया था, उसके ख़िलाफ़ आसिफ जरदारी ने दरख्वास्त दी थी और आसिफ जरदारी ने रहम की अपील की थी। आसिफ जरदारी की तरफ से ये कहना था कि वो उनकी रेजिडेंस है और वो वहाँ पर रहते हैं और इसलिए अगर वो घर मुंजमद कर दिया जाता है, फ्रीज़ कर दिया जाता है, तो उसके बाद मुल्ज़िम और मुजरिम आसिफ जरदारी के पास कोई और ठिकाना नहीं है रहने के लिए। इसलिए उनके जो मुंजमद करने की ऑर्डर है उसको सेट असाइड किया जाए। और क्योंकि जब भी नैब कोई भी फ्रीज़ करने का ऑर्डर करता है तो उसको वेरिफिकेशन और उसकी कंफर्मेशन नैब अदालत ने करनी होती है। नैब अदालत उसको कंफर्म करता है तो ठीक है, नहीं कंफर्म करता तो वो ऑर्डर अपनी अफादियत खो बैठता है। अदालत का ये तरीक़ाकार होता है कि जब अदालत के पास वो ऑर्डर आता है तो अदालत उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगती है, जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है उससे वो ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं। ऑब्जेक्शन पिटीशन का जवाब आता है, उसके बाद बहस होती है और बहस के बाद अदालत डिसाइड करती है कि आया ये जो घर है क्या ये इसको मुंजमद रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए। अब नैब ने जो अपने उस ऑर्डर में प्ली ली है वो ये है कि हमने एक नई इंक्वायरी शुरू की है और ये जाली बैंक अकाउंट्स केस की जो JIT है उससे फर्दर जो हमें एविडेंस मिल रही है ये उसकी बुनियाद पर हमने एक नई इंक्वायरी शुरू की है। और इस नई इंक्वायरी के अंदर हमने ये देखा है कि ये जो करप्शन के पैसों से बनाया गया घर है, अगर इसको मुंजमद ना किया गया और दौरान इंक्वायरी मुल्ज़िम ने इसको बेच दिया तो उसके बाद इस इंक्वायरी की कोई अहमियत नहीं रहेगी और इसका जो लीगल स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हर हाल में इस घर को फ्रीज़ कर दिया जाना चाहिए। और ये मामलात कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आसिफ जरदारी की जो पार्क लेन रेफरेंस में जिनके खिलाफ कार्रवाई जा रही है मुंजमद करने की, और कुछ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन का जो केस है उसमें अलग से प्रोसीडिंग्स जा रही हैं। ये जो इंक्वायरी है ये सिंपल एक घर से रिलेटेड है और वो घर की कीमत 15 करोड़ बताई जा रही है। नैब ये कहता है कि वो जो मुश्ताक स्टेनोग्राफर है उसके अकाउंट्स से 15 करोड़ इस घर पे लगे हैं। इसके अलावा 8 अरब टोटल ट्रांजैक्शन हुई है और ये इलीगल ट्रांजैक्शन है और ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है ये गैर कानूनी तौर पर हुई है। और इसका जवाब जब हमने मांगा है आसिफ जरदारी ने नहीं दिया। मुश्ताक स्टेनोग्राफर जब हमने उसको तलब किया है तो वो मफरूर हो गया है, वो आया नहीं है, वो कहीं छुप गया है या आसिफ जरदारी ने उसको छुपा दिया है। और ये भी सुनने में आया है कि आसिफ जरदारी ने उसको दुबई भिजवा दिया है, जो वहाँ पर ठिकाने हैं इन क्रिमिनल्स के वहाँ इन्होंने भिजवा दिया है। और दूसरी बात नैब ने ये बताई है कि हमने उस स्टेनोग्राफर मुश्ताक स्टेनोग्राफर भी इस जो पिटीशन है या जो ये नई इंक्वायरी है इसके अंदर मुल्ज़िम है तो उसको भी हमने मुल्ज़िम इसके अंदर रखा हुआ है और उसको हमने नोटिस समन भिजवाए थे, वो भी मफरूर डिक्लेयर हो चुका है। और बहुत जल्द ये जो इंक्वायरी है ये क्लिफ्टन के घर की, इसमें क्योंकि मुल्ज़िम आसिफ जरदारी पेश नहीं हो रहा, इस केस के अंदर आसिफ जरदारी को गिरफ़्तार किया जा सकता है और नैब इसकी तैयारी कर रहा है। बहुत जल्द जहां तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ़्तार हो जाना है मुल्ज़िम आसिफ जरदारी ने, वहीं पे मुल्ज़िम आसिफ जरदारी ने इस नई इंक्वायरी के अंदर भी गिरफ़्तार हो जाना है। और ना तो उसकी ये जो मुंजमद करवाने वाला ऑर्डर है ये सेट असाइड होगा, ये क्लिफ्टन का घर मुंजमद रहेगा क्योंकि नैब ने जितना डिटेल नैब ने बैंक स्टेटमेंट सारी की सारी जमा करवा दी है और नैब ने ये बताया है कि जो ठेकेदार था जो इस घर को बनाने वाला था उसको जो पेमेंट हो रही थी वो पेमेंट होती थी इसके अकाउंट से मुश्ताक स्टेनोग्राफर के, और वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज अदालत में सबमिट करवा दी हैं अपने जवाब के साथ नैब ने। और नैब ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है और बहुत जल्द आपको इस नए केस में भी आसिफ जरदारी की गिरफ़्तारी के वारंट जारी हो जाएंगे और आसिफ जरदारी को इसके अंदर भी गिरफ़्तार होना पड़ेगा और जेल जाना पड़ेगा। अब ये वो सारे के सारे मामलात हैं आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। और आसिफ जरदारी, मुझे अक्सर दोस्तों ने कहा कि आप सारे जो मेन केसेस हैं जिन जिन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ वो सारे के सारे मामलात को देखा जाए और उनके ऊपर बात की जाए, तो वो इंशाअल्लाह हम बात करते रहेंगे और हम उसके ऊपर आवाज़
उठाते रहेंगे। और असल इसमें जो अहम बात है वो ये है कि आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो 3-4 रेफरेंसेस चल रहे हैं, उसके अलावा भी नैब ने मुख्तलिफ़ जहतों पर इंक्वायरी शुरू की हुई है, जिसमें जो रीसेंट इंक्वायरी है वो शुगर जो माफिया है या शुगर के हवाले से जो सब्सिडीज़ ली जाती रही हैं आसिफ जरदारी की और बाकी जो ठट्ठा मिल है और बाकी जो इनके ओमनी ग्रुप वालों की मिल्स हैं जो बिज़नेस पार्टनर हैं आसिफ जरदारी के, वो इंक्वायरी भी नैब शुरू करने लगा है आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। और आसिफ जरदारी को अब कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। बिलावल जरदारी ने एक बयान दिया है और बिलावल जरदारी ये कहता है कि इमरान ख़ान इस मुल्क के लिए ख़तरा हैं और कौम के लिए ख़तरा है। इमरान ख़ान बेचारे का कसूर ये है कि क्योंकि इमरान ख़ान ख़तरा है इन माफियाज़ के लिए, इमरान ख़ान ख़तरा है इनके हराम के माल कमाए जो इन्होंने कमाया है, जो इन्होंने माल चुराया है, जो इन्होंने कमाना इसलिए नहीं कहना चाहिए कि इन्होंने तो चुराया है, इन्होंने तो डाका लगाया है, डाका जनी की है, जो इन्होंने डाका जनी की है उस माल के लिए इमरान ख़ान ख़तरा है। इमरान ख़ान इन क्रिमिनल्स के लिए ख़तरा है, इमरान ख़ान इनके फ्रंट मैन लोगों के लिए ख़तरा है, इमरान ख़ान इनके माफिया और गैंग के लोगों के लिए ख़तरा है। और यही तकलीफ़ है बिलावल जरदारी को। कभी वो शहबाज शरीफ के जाकर पाँव पकड़ता है कि हमें रेस्क्यू किया जाए, कभी वो फजल रहमान जैसे ब्लैक मेलर की जाके मिन्नतें करता है जो इस्लाम बेचने वाला आदमी है, उसकी जाकर मिन्नतें करता है कि इमरान ख़ान से बचाया जाए। बिलावल जरदारी आप कहते रहें कि आप ये कहें कि इमरान ख़ान की वजह से कौम को ख़तरा है। जब से इमरान ख़ान आया है कौम अपने आप को सिक्योर महसूस करने लग गई है। कौम ये समझती है कि अब हमारा जो किस्मत है या जो हमारा मुस्तकबिल है वो सिक्योर हैंडेड है। लेकिन कौम को आज भी ख़तरा है तो वो आप लोगों से है। कौम को ख़तरा है तो वो या शरीफ चोरों से है या जरदारी डाकुओं से है, और इन लोगों से ख़तरा है और ख़तरा रहेगा जब तक इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती। और इनको क्योंकि अब इनकी गिरफ़्तारियाँ हैं, इनके असास से मुंजमद हो रहे हैं, इनके लिए सांस लेना मुश्किल हो रही है। इनके जितने गैंग के लोग थे वो सारे के सारे गिरफ़्तार हो चुके हैं। उनकी जो चोरी कर रहे थे, जो डाका जनी कर रहे थे, वो कार्रवाइयाँ सारी रोक दी गई हैं। अब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और ये इस दुश्मनी में और अपने आप को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये कोई भी बड़ा जुर्म कर सकते हैं, ये कोई भी बड़ी दहशत गर्दी कर सकते हैं, ये कोई भी पाकिस्तान और स्टेट के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनके शर से पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को महफूज रखे। अल्लाह पाक हमारे वज़ीर आज़म का हामी व नासिर हो, अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।